नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के एक खास टाइम पीरियड को, जहां पर हम लोगों ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट को हम लोगों ने देखा था, साथ ही साथ क्रिटिक्स को। तो इंग्लिश लिटरेचर का एक टाइम पीरियड जो 1660 से लेकर के 1785 तक, और ऐसे देखा जाए तो रियल एज 1798 तक, बिफोर द पब्लिकेशंस ऑफ द लिकर बैलेट्स तक एक पीरियड रहा जिसका खास इम्पैक्ट था दोस्तों। क्योंकि इस एज के जो पोएट्स हुआ करते थे वो रोमन्स और ग्रीक फिलॉसफी को कॉपी किया करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, यदि जब जानना चाहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में 1660 से लेकर के 1785 तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इसके फेमस ऑथर्स कौन कौन से हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से लिखे गए हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की हम शुरू कर लेते हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं बैक बात कर लूं कि इंग्लिश लिटरेचर की जहां तक हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली जो है तीन भाग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसका जो 440 एडी से लेकर के 1050 तक, और हम लोग कर सकते हैं 1066 तक एडी तक, बिफोर द नॉर्मल प्रोग्रेस आप 50 लिखिए। ये वाला जो टाइम पीरियड रहा दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। और अगले 100 इयर्स तक आफ्टर ओल्ड इंग्लिश there is no any work or great work has been written or published in English literature. That's why that age is called barren age. Barren age in English literature. That is also called dark age of English literature. Next near about 100 years or 1 century, no great work was composed. दोस्तों फिर हमारे पास 1150 AD से लेकर के 1500 AD तक के एक से बढ़कर एक राइटर्स देखने को मिले, जहां पर हमने देखा था चौसर साहब को, लैंगलैंड को, विलियम लैंगलैंड, जो कि टेम्पोररी थे इनके, और भी कई सारे राइटर्स आए, और जिन्होंने इंग्लिश को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि एक नई ऊंचाई दी, उनको इंग्लिश को एक नई आगे ले जाने में इनका काफी योगदान रहा। और ऐसे में हम लोगों ने देखा था जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जिनको कहते हैं, इन्होंने भी एक से बढ़कर एक वर्क लिखा, जिसमें कैंटरबरी को हम लोग हर बार मैं बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। इसके बाद 1500 एडी से लेकर के अप टू नाउ जो चल रहा है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मॉडर्न एज। तो ये है दोस्तों, या मॉडर्न एज हम लोग ना कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, और ये वाला है हमारा क्या, मिडिल इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग मॉडर्न इंग्लिश को कई भाग में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था 1537 से लेकर 1603 तक के एलिजाबेथन के, उसके बाद जैकोबियन आया था, फिर हम लोगों ने कभी देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स पीरियड आए थे। उसके बाद हमारा एक चार्ल्स सेकंड जब इंग्लैंड के गद्दी पर पुनः वापस बैठता है, तो एक नई युग की शुरुआत होती है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं नियो क्लासिकल लिटरेचर। तो दोस्तों हम बातें कर रहे हैं आज की टॉपिक पर नियो क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, नियो क्लासिकल लिटरेचर क्या है, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जो नियो क्लासिकल लिटरेचर है, तो द लिटरेचर दैट वाज रिटन बिटवीन द इयर्स 1660 to 1785. You also get 98, तो you don't get confused. Actually ने डेट की शुरुआत कभी 1785 में हो चुकी थी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कहते हैं। लेकिन इसकी जो अगला एज की शुरुआत तब मानी जाती है जब हमारा एक कोलैबोरेटेड वर्क पब्लिश हुआ था रोमांटिक एज की, जिसे रोमांटिक एज की मार्क ऑफ द बिगिनिंग कहते हैं। रोमांटिक एज की शुरुआत वहां से मानी जाती है, वहां पर था हम लोगों ने लिकर बैलेट्स लिखा था। तो दोस्तों ये है हमारा न्यू क्लासिकल लिटरेचर, न्यू क्लासिकल पीरियड्स हम लोग कहेंगे। ठीक है, या लिटरेचर भी कहेंगे, इट्स ओके, कि द लिटरेचर दैट इज रिटन बिटवीन 1660 to 1798 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, ये जो न्यू
क्लासिकल जो है दोस्तों, हम बात करेंगे इस नियो क्लासिकल को, तो है नियो प्लस क्लासिकल। तो नियो का मतलब होता है दोस्तों न्यू, और क्लासिक्स का मतलब होता है द एंशिएंट डेज ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक्स। क्या कहेंगे दोस्तों, क्लासिकल जहां तक हम बात करेंगे क्लासिक्स की, तो क्लासिक्स मीन्स द डेज ऑफ द एंशिएंट रोम एंड ग्रीक। ठीक है दोस्तों, अब रोम और ग्रीक के उस समय के जो भी फिलोसफर्स हुए थे, जो इनकी फिलॉसफी थी, कई सारे नाम हमने आपको रोम्स एंड ग्रीक के बताए होंगे, जिसमें आपने सोक्रेटिस को सुना होगा, प्लेटो आपने सुना होगा, एरिस्टोटल आप एक से बढ़कर एक राइटर थे, वर्जिल को आपने नाम सुना होगा, होरास को नाम आपने सुना होगा, होमर भला कौन भूल सकता है जिसकी इलियाड एंड ओडिसी इतनी फेमस जो थी, जिस बुक को एक प्रति को इलियाड एंड ओडिसी ऐसा बुक है जहां से माना जाता है कि अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर हमेशा अपनी बाहों में रखा करता, ऑल द टाइम ही कैरीज दैट बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हमारे पास कई सारे और थे, वर्जिल भी हम लोगों ने देखा था, ये सारे फेमस ग्रीक फिलोसफर्स हैं, उनमें से कुछ ग्रीक है कुछ रोमन्स थे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि पहले तो आपने न्यू क्लासिकल का मतलब समझा दोस्तों, कि न्यू का मतलब न्यू होता है और क्लासिक्स का मतलब द डेज ऑफ द एंशिएंट रोम एंड ग्रीक। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें होता क्या था। तो बताने से पहले मैं एक बातें और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो न्यू क्लासिकल एज है दोस्तों, हम इस एज को सबसे पहले तीन भाग में क्लासिफाई करेंगे। जो नियो क्लासिकल है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें पहला हम लोगों को देखने को मिलेगा रिस्टोरेशन एज। और रिस्टोरेशन एज में हम लोगों ने क्या देखा कि जो चार्ल्स सेकंड था वो अपने इंग्लैंड की धरती पर वापस बैठा। ठीक है, और 1688 में 1660 ईस्वी में बैठा और 1688 में स्वेच्छा से वो गद्दी का अपने तैयार कर दिया था। ठीक है, जिसको जहां पर इंग्लैंड में हम लोग एक घटना के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति, जिसमें जो किंग था दोस्तों खुद की इच्छा से उसने अपने गद्दी को त्याग कर दिया, बिना खून खराबे की क्रांति हुई, सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिसको हम लोग आगे चल करके पढ़े थे हिस्ट्री में, गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका 1660 से लेकर के 1700 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं रिस्टोरेशन एज, एंड रिस्टोरेशन एज इज अ पार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, आगे जो दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो है हमारा एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप एक्चुअली में क्या था दोस्तों, कि ये जो पोप थे अलेक्जेंडर पोप, इसमें इस एज में अलेक्जेंडर पोप काफी फेमस सटायरिस्ट थे, सबसे जाने माने सटायरिस्ट थे। और ये जो एज ऑफ पोप है, ये एक्चुअली में इसको हम कहते हैं एज ऑफ अगस्टन एज। अगस्टन जो थे दोस्तों एक रोमन फिलोसोफर थे, अगस्टन एज, और वहां पर हमने क्या देखा कि अगस्टस नाम का एक फिलोसोफर थे रोमन, उनकी आइडियोलॉजी को इस एज में कॉपी किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा अगस्टन एज। और एक और हम लोग जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये तीन है, सेंसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो बड़ा नाम आता है वो जॉनसन का है, जिसमें हम लोगों ने देखा था एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन। इस एज की बात करें तो दोस्तों 1700 से लेकर के 1744 तक रहा, और 1744 से लेकर के 1798, आप अभी 85 लिखें तो भी गलत नहीं है, ये एज रहा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं फीचर्स ऑफ नियो क्लासिकल। तो नियो क्लासिकल राइटर की खासियत क्या थी दोस्तों, जो भी हमारे नियो क्लासिकल राइटर्स हुआ करते थे, नियो क्लासिकल राइटर्स में किस एज के राइटर्स आ जाएंगे, तो आपको रिस्टोरेशन एज के। अब कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं ये डिस्कस करने वाले हैं, या मैंने आपको रिस्टोरेशन एज को जब पढ़ाया था तो उसमें जरूर मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद एज ऑफ पोप और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों एज के
राइटर्स को हम लोग कलेक्टिवली एक तरफ कहेंगे नियो क्लासिकल। तो जो नियो क्लासिकल राइटर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये इमिटेट किया करते थे। इमिटेट का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना, ठीक है। नियो क्लासिकल राइटर्स इमिटेट द आर्ट्स और स्टाइल फिलॉसफी व्हाटएवर, ठीक है, उसके स्टाइल को क्या करते थे, कॉपी किया था। इमिटेट द आर्ट्स एंड स्टाइल्स ऑफ द रोमन्स, ये तो आपको पता ही है, रोमन्स एंड ग्रीक्स। रोमन एंड ग्रीक्स के जो भी स्टाइल थे उसको क्या करते थे, कॉपी किया करते थे, एंड ग्रीक्स, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या बातें ध्यान में रखना है, और ये जो एज था हमारा नियो क्लासिकल, ये एज इसकी कुछ खास बातें थी जिसकी वजह से दोस्तों ये नियो क्लासिकल जितना फेमस हुआ। तो ये जो एरा था, जो युग था, दिस वाज द एरा ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, हम जिसको कहते हैं, ठीक है। ये लोग तर्क किया करते थे, इनके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी हुई थी, इनके अंदर लॉजिक एंड रीजन था। तो मैं एक पॉइंट पहले मैं मेंशन करूंगा, तो दिस इज द एरा ऑफ, ऐसे मैं सकता हूं, एरा ऑफ द इनलाइटनमेंट। ये जो टाइम था नियो क्लासिकल, ये इनलाइटनमेंट का एज था, जहां पर दोस्तों रीजंस और लॉजिक को एम्फेसाइज किया गया। और इस एज में किसको एम्फेसाइज किया जाता था, एम्फेसाइज, ठीक है दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूं नियो क्लासिकल्स के। इनलाइटनमेंट बुद्धि का, दिमाग का विकास हुआ, और एम्फेसाइज होता था लॉजिक्स एंड रीजंस पे। ये लोग तर्क किया करते थे किसी चीज के पीछे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग आप बनाए होंगे, इसी रीजन से बना है रीजनिंग नाउ, ठीक है दोस्तों। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। और हम बात कर ले कि इस एज के बाद जिस एज ने आगमन हुआ, ये तो हम लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि जब नियो क्लासिकल एज खत्म हो गई थी दोस्तों, तो इसके बाद जो एज आया था वो था रोमांटिक एज, ठीक है। एंड इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि आफ्टर कौन सा था, ठीक है, तो इस एज के द्वारा फॉलोड किसके द्वारा किया गया, नियो क्लासिकल को फॉलोड किया गया है रोमांटिक एज के द्वारा। तो रोमांटिक एज किस कब से कब है दोस्तों, 1798 से लेकर 1855 तक, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रीसीडेड किया गया, प्रीसीडेड का मतलब इसके पहले कौन था, तो दोस्तों उस समय था हमारा रेनेसांस, ठीक है, रेनेसांस, RENASSIANC, ठीक है। जो रेनेसांस था इस पे हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों को ये याद रखना है, स्पेलिंग यहाँ पर आई होगा दोस्तों, ठीक है। और द रेनेसांस को, जिसको पुनर्जागरण हम लोग कहते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं रीबर्थ, द रीबर्थ। लोगों की चेतना का फिर से विकास हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं द रिवाइवल। फिर से लोगों के अंदर सोचने समझने की ताकत आ गई, वे लोग किसी भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब नियो क्लासिकल एरा आई दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं काफी ये जो टाइम था काफी कंफर्टेबल था, और काफी लोग इसमें लिटरेचर्स वगैरह में इनकी काफी इंटरेस्टिंग बढ़ने लगी थी। और हम आपको बात करेंगे कि जो नियो क्लासिकल एज थी इसकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसमें ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर्स को कह सकते हैं हम क्या किया गया था, इसकी फीचर्स थे, और ये काफी हमें मायने रखेगा। और इस न्यू क्लासिकल एरा में या न्यू क्लासिकल एज में कई सारे लिटरेचर्स के जो टाइप्स है, टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं एक तरह से, जो काफी फेमस हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस एज में जो फेमस पॉपुलर लिटरेचर हमें देखने को मिले, भिन्न तरह के इस एज में लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। तो हम सम पॉपुलर लिटरेचर्स की बात करें, सम फेमस लिटरेचर इन
न्यू क्लासिकल। चलिए न्यू क्लासिकल तो हमको नहीं है। इस एज की कुछ फेमस न्यू क्लासिकल जो वर्क्स लिखे गए वो वाकई में काफी थे। इस समय लोग बहुत ज्यादा पैरोडी लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिखने में इनकी खूब काफी इंटरेस्ट रखा करते थे। इसके अलावा ये लोग सटायर लिखा करते थे। जैसा कि मैंने बताया, जब हम लोग इस एज की क्लासिफिकेशन करने का जब एक एक को पढ़ेंगे, क्या है हमारा रेस्टोरेशन एज, क्या है हमारा एज ऑफ पोप, तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे। मैं एक झलक बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद ये लोग सटायर लिखा करते हैं। सटायर क्या होता है दोस्तों, मैंने इस पर काफी डिस्कस किया नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे बैक वाले वीडियोज को, वो सारे की सटायर्स पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। और उसके बाद हम लोग बताएंगे लेटर्स लिखना भी इस एज में काफी फेमस था। और भी जो वर्ड्स जो सबसे ज्यादा फेमस थे, फेबल्स आप जानते हो, इसमें नया वर्ड आया, ये सब हमने डिस्कस किया। फेबल्स दोस्तों एक ऐसी स्टोरी होती है जहां पर एनिमल्स कैरेक्टर्स के रूप में प्ले करते हैं। जिससे आपने बचपन में आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, द रैबिट एंड द टर्टल की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी। दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ फेबल्स। और आपने एक और भी, द एंट एंड द ग्रास होपर, ये भी आपने पोएम पढ़ा होगा अंडर 10 किसी भी, तो भी एक फेबल है। तो फेबल दोस्तों एक ऐसी राइटिंग होता है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस एज में एक और तरह की राइटिंग लिखा जाता था दोस्तों, मेलोड्रामा। तो दोस्तों मेलोड्रामा तो हमने हम क्लास में डिस्कस किया। कहां पर मेलोड्रामा हमने देखा है, टाइप्स ऑफ ड्रामा में। टाइप्स ऑफ ड्रामा में हमने देखा है कि ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स, वन एक्ट प्ले। तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं व्हाट इज मेलोड्रामा। दोस्तों इस एज की एक और खासियत मैं बताता हूं कि इस एज में जो पोएट्री लिखा जाता था वो काफी राइमिंग हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज इस एज की पोएट्री की खासियत है। लोग लिरिक में लिखना ज्यादा पसंद करते थे, राइमिंग विद कपलेट्स, क्वाट्रेन्स लाइक दैट काफी लिखा करते थे। तो ये वाला एज में ये काफी फेमस था, राइमिंग और पोएट्री लोग ज्यादा लिखा करते थे, ठीक है। ये इसकी फेमस है। अब हम कुछ बात करते हैं दोस्तों कुछ फेमस राइटर्स की जो कि काफी फेमस हुए नियो क्लासिकल में। तो नियो क्लासिकल की जब हम फेमस राइटर्स की बात करें दोस्तों, तो हम लोग को कुछ ऐसे वर्क्स को, ऐसे राइटर्स को बातें करना बिल्कुल ही जरूरी है। कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस किया है और कुछ हम लोग नया भी नाम जानने जा रहे हैं। तो जो जो हमारे लिए नया है उसको आप नोट कर लोगे। जो नए नाम सब लोगों को दिखाई देगा, जैसे कि जो फेमस क्लासिकल पोएट्स हुए, न्यू क्लासिकल लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, इसमें हमने आपको बताया है कई सारे राइटर्स को, जिसमें हमने एक पहले से पढ़ा है जॉन ड्राइडेन, ठीक है दोस्तों। जॉन ड्राइडेन की फेमस वर्क का नाम बताइए जल्दी से, मैंने डिस्कस किया हुआ है। पोप, जिसने ऑगस्टन एज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यही कारण है कि ऑगस्टन एज को हम लोग जो पोप कहते हैं। तो पोप ने तो भाई एक से बढ़कर एक वर्क लिख करके दिखाया, जो डंसियार को कैसे भूल सकता है कोई, एस्से ऑन मैन, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ द लॉक, ये सारे इनकी फेमस रहे। अब इसके अतिरिक्त जो मैं नाम बताने जा रहा हूं ये कुछ नए नाम रहेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा जोनाथन स्विफ्ट को, तो जोनाथन स्विफ्ट की वो जो नॉवेल थी गुलिवर ट्रेवल्स, तो आपने क्या देखा कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, सीन है वहां की इंग्लैंड की, उस पर कैसे उन्होंने कमेंट्स पास किए, कैसे सटाइरिकल अंदाज में लिखा है। और इसी की एक और फेमस वर्क है जोनाथन स्विफ्ट की दोस्तों, नाम याद रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ नाम तो आपको परिचय लगेंगे, कुछ नाम अलग है। ए मोडेस्ट प्रोपोजल, मोडेस्ट प्रोपोजल, ये भी सटाइरिकल वर्क है, काफी इंटरेस्टिंग है जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है दोस्तों। एक और मैं आपको बात करूं डेनियल डिफो की, ये भी नया नाम है आपके लिए, ठीक है। जो पहली बार इस देख रहे हैं, जो क्लासिकल को पढ़ रहे हैं, वो इस नाम को याद रखेंगे, डेनियल डिफो। और डेनियल डिफो के वाला वर्क को कैसे कोई भूल सकता है। डेनियल डिफो की जो वर्क थी रॉबिन्सन क्रूसो, ये भी वर्क, ये सब सटाइरिकल वर्क है दोस्तों, काफी सटायर का मतलब जैसा मैंने बताया था कि जो भी इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति या सोसाइटी में जो भी फॉलिज हो या वाइसेस हो या करप्शंस हो, उसको हम लोग इस तरह से बयान करते हैं, इस तरह से हाईलाइट करते हैं, रिवील करते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम जो कहना चाहते हैं वो कह भी डालें।
तो ये चीज रहेंगी। और आगे की बात करेंगे हम दोस्तों अन राइटर्स में, सब न्यू क्लासिकल एज के फेमस राइटर्स के दोस्तों नाम मैं बता रहा हूँ। और इसमें एक जो बड़ा नाम आएगा डॉक्टर जॉनसन, जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और डॉक्टर जॉनसन को बात ही इतनी है दोस्तों कि शायद हम लोगों को अलग से पढ़ने की जरूरत है डॉक्टर जॉनसन को। तो डॉक्टर जॉनसन ने एक फेमस वर्क लिखा था द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, ये जरूर याद रखिए, ठीक है दोस्तों। द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट इनकी काफी फेमस वर्क है, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट। और द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट में दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें इन्होंने 52 इंग्लिश पोएट्स की लाइफ को उन्होंने बताया था। और डॉक्टर जॉनसन इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम डिक्शनरी कंपाइल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, डिक्शनरी को कंपाइल इन्होंने किया था, फर्स्ट डिक्शनरी का, ठीक है। तो डॉक्टर जॉनसन की ये भी काफी फेमस है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक शॉर्ट ग्लांस ओवर न्यू क्लासिकल लिटरेचर। तो हम और भी फीचर्स बताएंगे न्यू क्लासिकल एज के। तब तक दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आपको शॉर्ट आइडिया लग गया है न्यू क्लासिकल में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।